हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनहैंस योर नॉलेज। गाइस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यानी यूपीपीएससी द्वारा जो बीईओ का एग्ज़ाम होना है 16 अगस्त 2020 को, उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज से फुल टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और हर पार्ट में 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। मीन्स हर क्वेश्चन के साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताती चलूँगी। सो गाइस, चैनल पे बने रहिएगा और वीडियोस को लाइक भी करते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको सारी अपकमिंग वीडियोस भी मिलती रहे। सो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है। टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में ही किया गया है। तो इसमें क्या समाविष्ट है? देवताओं की स्तुति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला अज्ञात यूनानी अनुगामी था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस जो था वो दिया मीन्स दियोन का पुत्र था और ये जो है यूनान का निवासी था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर जो थे वो महाराष्ट्र के यायावर वंश के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे और ये जो है राजशेखर एक काव्यशास्त्र के पंडित थे। काव्यशास्त्र के पंडित थे और ये किसके दरबार में रहते थे? महिपाल के दरबार में रहा करते थे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज ज़िले में स्थित है, जो कि हाथियों के लिए बहुत ही फेमस है, हाथियों के लिए। और ये पार्क जो है 845.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो है जोरांडा जैसे खूबसूरत झरने भी हैं। जोरांडा झरने इसी में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें अगर हम बात करें घरेलू बचत, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है घरेलू क्षेत्रों का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? तो देशी बैंकर के अंतर्गत कौन नहीं आता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे गुफाओं का निर्माण जो करवाया था वो मौर्य शासक अशोक था। और अशोक ने ही बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उन 4 गुफाओं में कौन कौन थी? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। ये 4 गुफाएं थी वहाँ पे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कॉर्नवालिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो अगर हम चंद्रनगर की बात करें तो चंद्रनगर जो है ये पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में स्थित पूर्वोत्तर प्रांत है। और ये जो है चंद्रनगर ये रेल और सड़क मार्ग द्वारा कोलकाता और वर्धमान से जुड़ा हुआ है। कोलकाता और वर्धमान से ये रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और ये पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में स्थित है। और इसका व्यापारिक केंद्र किसका ये व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर? तो फ्रेंच का था, फ्रांसीसियों का। फ्रेंच ने इसे चंद्रनगर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो ये जो लॉर्ड लिटन द्वारा जो एक्ट 1878 का बना था उसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र न्यूज़पेपर जो प्रकाशित होते थे उनको प्रतिबंधित करना उनका उद्देश्य था। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1775 ईस्वी में बनाया गया। कब? 1775 में। क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक भी माना जाता है। और ये जो है सबसे पहले प्रारंभ में ये मद्रास का गवर्नर था और फिर 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी में ये बंगाल का गवर्नर बना। तो 1775 हो जाएगा आपका, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो ये जो रॉलेट एक्ट था आपका, रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये इसका उद्देश्य जो था, मेन पर्पस जो इसका था वो था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। क्या था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। मीन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है। बी है प्रति चक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है। सी है प्रति चक्रवात में समानता वर्षा का अभाव होता है। और डी है आपका चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। तो प्रति चक्रवात के संबंध में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। भूकंप के कारण ही सुनामी नामक विशाल समुद्र जो होती हैं उनकी तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, तो अगर हम शिव समुद्रम की बात करें तो ये कर्नाटक के मैसूर ज़िले में कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर ज़िले में कावेरी नदी पर। और इसकी ऊंचाई जो है वो 98 मीटर है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसे जो है इस पर स्थापित जो जल विद्युत गृह है वो उसे एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह माना जाता है। और इसकी स्थापना जो 1902 में हुई थी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आपका हो जाएगा कावेरी नदी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका खादर मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खादर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, फल्गु नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो अगर हम फल्गु नदी की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका मोहन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मोहन नदी से मिलकर ये फल्गु नदी विकराल रूप धारण करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, वही जो है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की? तो अगर अशोक मेहता समिति की हम बात करें तो ये द्विस्तरीय थी। कैसी थी? द्विस्तरीय थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था और इसमें जो है 13 मेंबर शामिल थे। टोटल कितने मेंबर थे? 13 मेंबर शामिल थे। ये पंचायती राज व्यवस्था में जो कमी थी उन कमियों को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसमें द्विस्तरीय प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें प्रथम स्तर जो होता था वो मंडल पंचायत का होता था, जिसमें 15 से 20 गांव शामिल होते थे, और दूसरा द्विस्तर जो होता था वो जिला परिषद होता था। तो इस तरह से अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित हुई थी वो द्विस्तरीय समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वो, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो जो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, जो अटैक किया था, उसके जो मेन पर्पस थे वो थे देश की संपत्ति को लूटना। क्या पर्पस था? देश की संपत्ति को लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन हसन। इससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, मीन्स अलाउद्दीन हसन भी जिसको कहा जाता था, और इसको कई नामों से जाना जाता था, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन, गंगू बहमन शाह या हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था, और इसी ने दक्षिण भारत के पहले इस्लामी राज बहमनी सल्तनत की नींव रखी थी। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। तो बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसमें आपका अभिवहन हो जाएगा। स्थानांतरण जो कहलाता है वो बी ऑप्शन अभिवहन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में राजनीतिक शक्ति जो है किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो इसमें आपका प्लासी का युद्ध हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है पर किसी को भी परिवर्तित नहीं करती, प्रतीत होती है। इसमें ऑप्शन है आपका काली, भूरी, नीली, सफ़ेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली। काला रंग जो होता है वो रंगों को अवशोषित करता है, खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, बट वो किसी को भी परावर्तित नहीं करता है, और ना ही वो जो है अलग से वो दिखाई देता है। तो क्या इसमें हो जाएगा? काली। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? तो अगर हम आपातकालीन उपबंध की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी देश से ये भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जोड़ा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर हम भारत में बात करें तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे कितने हैं? टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11। और यहाँ का मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कान्हा किसली था। क्या नाम था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो कृषि आय पर लगने वाला जो कर है वो राज्य सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? तो केंद्र सरकार इसमें से सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सब केंद्र सरकार लगाती है। बट जो निगम कर है वो निगम कर ये जो है केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जब बर्फ़ गलती है तो इसका आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो अगर हम खनिज की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कौन सा है? डी इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। मीन्स भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार है। और ये जो है भारत के पूर्व में स्थित पठार है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। ये सब जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ इसी में शामिल हैं। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला जो है यहीं पे पाया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट आपका? डी इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार, तो इसी में ये शामिल है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। तो समानता का अधिकार इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई? तो पवित्र संधि जो थी वो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच हुई। कौन कौन से देश? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच पवित्र संधि हुई। और ये जो है 1815 में घटित हुई थी। कब? 1815 में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा ने एक संधि की थी जिसे जो है पवित्र संधि कहा गया। और इस संधि का क्या लक्ष्य था कि जनता द्वारा किसी ऐसे शासक को जिसे ये देश वैध शासक मानते हैं उसे उखाड़ने वालों को कुचलना। तो ये जो है 1815 में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच संधि हुई थी जिसे पवित्र संधि कहा गया। तो आपका इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया है? तो अगर हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का प्रारंभ किया गया है। और इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष मीन्स प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान में भी दोनों एक ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो है नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर हुई है। इसकी जो है इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को ये गठित हुई है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो अगर हम दिल्ली का प्रथम सम्राट की बात करें जो नियमित मुद्रा भारत में जारी किया है तो इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने जो है भारत में नियमित मुद्रा प्रणाली जारी की थी और ये पहला ऐसा शासक है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, और सल्तनत काल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी इसने ही प्रारंभ किया था। क्या क्या? चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था। तो इसमें आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें जो जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण आदि से में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला जो है वो शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, शिमला में। आयुष्मान भारत जो है इस योजना के अंतर्गत क्या था? गरीबों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाना, मीन्स गरीबों का 5 लाख तक का जो फ्री में इलाज किया जाएगा। और इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बना इस योजना को लागू करने वाला, शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा कब आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस के समय में। कब? कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंची शिखर या चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कितनी ऊंची है? 2695 मीटर। 2695 मीटर ये ऊंची है, इसकी ऊंचाई है अनाईमुड़ी की। और ये जो है अन्नामलाई की चोटी है, मीन्स ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? मीन्स स्वतंत्र के बाद, भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को, कब? 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की थी। और इसमें जो है जिम्मेदार किसे बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पूरा कार्यभार सौंप दिया था। और जो है इन्होंने ही रियासतों के भारत संघ में एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका गठन कब हुआ था भारत सरकार द्वारा? 5 जुलाई 1947 को। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता है क्योंकि ये, इसमें हो जाएगा आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। ये जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें समाजवादी के साथ और भी 2 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को जो है अब तक का सबसे व्यापक संशोधन माना जाता है। मीन्स ये जो है 42वां संविधान संशोधन ये अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मीन्स छोटा संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके द्वारा संविधान में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता।
कौन कौन से पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। तो इसमें आपका तीनों में से एक ऑप्शन है समाजवादी, तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा, डी जो है करेक्ट है आपका समाजवादी। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है। तो पाचन क्रिया में एंजाइम जो है अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता ली जाती है वो किसकी, एंजाइम की पाचन क्रिया में। नेक्स्ट है 46, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को होती है। मीन्स जो पूंजी बाजार है भारत की, उसकी वैधानिक शक्ति जो है किसको प्राप्त है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। किसको, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका गठन कब हुआ था, तो गठन इसका 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। कब किया गया था इसका गठन, 12 अप्रैल 1988 को। इसको जो है शॉर्ट में सेबी कहते हैं, तो सेबी का ये फुल फॉर्म है, सेबी का फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय जो कहाँ है, तो मुंबई में है। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और ये पूरा कार्य जो है इसका 6 सदस्यों की देख रेख में किया जाता है। मीन्स इसमें 6 मेंबर होते हैं जो इसका पूरा कार्यभार संभालते हैं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो अगर इस अभियान में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल कार्यक्रम की बात करें तो है सौभाग्य कार्यक्रम। कौन सा है, सौभाग्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो महिलाओं को जिस देश ने सबसे पहले मत देने का अधिकार प्राप्त किया वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया था, 1893 में। और भारत में कब जो है अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को मतदान देने का, तो ये जो है भारत में 1947 में अधिकार मिला था। कब, 1947 में भारत में, और 1893 में न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जो है वो विश्व का पहला देश है जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। तो इसमें हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्या करना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। इसमें जो है 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में, कब, 26 सितंबर 1932 को कहाँ पे, यरवदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। किन किन लोगों के मध्य, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था यरवदा जेल में, और 26 सितंबर 1932 को। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था, और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। मीन्स इसमें जो सुरक्षित सीटें थी उनको 31 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था। तो अगर हम हिंदुस्तानी शैली की बात करें, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास अमीर खुसरो ने किया था। किसने, अमीर खुसरो ने। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो है, इन्हीं को सितारों और तबले का आविष्कारक भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का समय जो है वो दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। मीन्स दिल्ली सल्तनत के काल से ही ये जो है संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास हुआ, और इसे जो है अमीर खुसरो ने इसका विकास किया, और अमीर खुसरो को ही सितार और तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 50 का सी इज़ द राइट आंसर, अमीर खुसरो। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो देन हिट अ लाइक एंड चैनल पे बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपकमिंग वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माय चैनल
सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।